नमस्कार। मैं उमाशंकर सिंह आज आपको जैन मैन यानी आशुतोष जी से मिलवाऊंगा। आप पूर्व पत्रकार तो हैं ही, साथ ही साथ जेनरिक मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन पर काम करने वाले भारत के सबसे अच्छे धरोहरों में से एक हैं। वैसे मैं उनका परिचय उनके ही मुंह से आपको दिलवाना चाहता हूं ताकि आप उनको सही ढंग से समझ सकें। तो हमारे साथ है आशुतोष जी। आशुतोष नमस्ते। नमस्ते नमस्ते उमाशंकर जी। जैसा कि उमाशंकर जी ने कहा कि मैं अपने बारे में आप लोगों से रूबरू हूँ और खुद ही बताऊँ कि क्या मैं करता रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ। तो जैसा कि इन्होंने सबसे पहले जेनरिक मेडिसिन की बात कही कि इस दिशा में हम लोगों ने बहुत काम किया है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 2012 में एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम था स्वस्थ भारत अभियान। उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ और बाद में 2015 में आकर के हम लोगों ने इसको एक लीगली एक आइडेंटिटी देने की कोशिश की। तब हम लोगों ने स्वस्थ भारत न्यास का गठन किया। पूरी टीम, हमारे साथ बहुत से लोग हैं, बहुत से मित्र हैं, हम लोगों ने मिलकर के स्वस्थ भारत न्यास का गठन किया। और इस दौरान हम लोगों ने भारत में स्वास्थ्य जागरूकता लाने के लिए, सेहत के प्रति लोगों को जगाने के लिए, लोगों के मन में और सेहत के प्रति सोचने का बीजारोपण करने के लिए, सोच का बीजारोपण करने के लिए कई कैंपेन चलाए। अगर उन कैंपेनों की चर्चा करें उमाशंकर जी तो वो हम आगे करेंगे। जी अब उससे पहले आशुतोष को हमारे अपने दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर आशुतोष की जर्नी यहाँ तक कैसे आया। आशुतोष कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। आशुतोष की आइडेंटिटी आज स्वस्थ भारत के साथ तो ज़रूर है, लेकिन इससे पहले आशुतोष का बैकग्राउंड से लेके अभी तक का जर्नी। जी उमाशंकर जी, आपने सही कहा। मैं मूल रूप से बिहार का हूँ, बिहार के सिवान जिला का रहने वाला हूँ। सिवान जिला में एक छोटा सा गांव है रजनपुरा, जो कि जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। उस गांव से 2001 में लखनऊ में आया 10+2 करने के लिए, और वहाँ पे 10+2 करने के बाद केकेवी से मेरी पढ़ाई हुई और दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया, जहाँ पे राजनीतिक शास्त्र में हमने स्नातक किया। उसके बाद पत्रकारिता में आया, पत्रकारिता की डिग्री ली और फिर से विगत 15 वर्षों से पत्रकारीय लेखन और पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ। इसी बीच में जो एक घटना घटी मुंबई में, उन दिनों मैं मुंबई संस्कार पत्रिका में हुआ करता था, एसोसिएट एडिटर था, 2012 की बात है उमाशंकर जी। तो उस घटना ने मुझे झकझोर दिया और उसने इस तरह से प्रेरित किया कि मुझे स्वस्थ भारत अभियान को की नींव रखने पर मजबूर होना पड़ा। और वो एक, अगर आप कहेंगे तो उस घटना का जिक्र मैं अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा करूंगा भी बहुत कम समय में। वो दरअसल महंगी दवाइयों के खिलाफ एक ऐलाने जंग था। आईवी सेट आप लोग जानते होंगे, आईवी सेट की एमआरपी जो है वो 117 रुपये लिखा हुआ था, और दवा दुकानदार ने से हमने कहा था, हम खरीदने गए थे, आईवी सेट खरीदने की ज़रूरत पड़ी थी। हमने कहा था कि भाई 117 है, लेकिन ये तो 10 रुपये में आता है होलसेल मार्केट में। चूँकि मैं हेल्थ के बारे में लिखते पढ़ते रहा तो मुझे जानकारी भी थी, लेकिन जो दवा दुकानदार था वो अनपार्लियामेंट्री हुआ था। उसके बाद मुझे गुस्सा आया। तो एक पत्रकार को, एक बुद्धिजीवी को, एक संवेदनशील इंसान को जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, उसकी परिणति है स्वस्थ भारत अभियान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप, हम लोग पीछे में थे। जी जी जी। और जैसा कि उमाशंकर जी कह रहे थे कि गांव से हम आए, बिहार से आए, और बाकी जो चीज़ें हुई, तो स्वाभाविक रूप से जब ग्रामीण पृष्ठभूमि से कोई आता है तो एक तो स्ट्रगल हमें लखनऊ में करना पड़ा, क्योंकि पहली बार सिवान डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से निकल के एक राज्य मुख्यालय में आना हुआ था। और पढ़ने का, चूँकि पढ़ाई का जो माध्यम था, हिंदी मीडियम से मेरी पढ़ाई हुई, और वहाँ पे कुछ चीज़ों में वहाँ पे एडजस्ट होने में समस्या आई। और जब दिल्ली में आया तो फिर एक समस्या, क्योंकि उसके बाद आप सेंटर में आ रहे हैं। और यहाँ पे जिस समय मैं आया था, मुझे याद है 2003 में दिल्ली में आया, और उस समय यहाँ पे चूँकि हम लोग बिहार से रहने वाले हैं तो बिहारी जो शब्द है और एक गाली के रूप में उपयोग किया जाता था। और यहाँ के बिहार के लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यहाँ पे बहुत से जो संगठन थे वो इसके लिए संघर्षरत थे कि बिहार के लोगों में यूनिटी आए, एकता आए। उसी दौरान आगे जब चल करके पत्रकारिता से मैं जुड़ा तो बिहारी खबर से भी जुड़ने का मौका मिला। और बिहारी खबर अखबार को मैंने इसीलिए चूज किया। अगर पत्रकारिता में सबसे पहले मैंने बिहारी खबर को
चूज किया क्योंकि उसके मस्ट हेड पे बिहारी लिखा हुआ था, और बिहारी एक अपने आप में एक स्वाभिमान का विषय है। और उस बात को जगाने के लिए और उसके लिए 2.5-3 साल हम लोगों ने पूरे दिल्ली में दिल्ली के लोगों को जागरूक करने का काम किया, खासतौर से बिहार पूर्वांचल के जो लोग हैं उनको जोड़ने का काम किया, उनके आपस की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उसको दूर करने का काम किया। इस तरह से बिहार में पूर्वांचल के लोगों में एक यूनिटी उस दौरान बनी, और धीरे धीरे देखते देखते आज के समय अगर देखा जाए तो पूर्वांचल के लोग यहाँ की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय है, ये तो आप देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल। आशुतोष, एक और बहुत बड़ी सफलता आपके साथ में है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप स्वच्छ भारत अभियान के बैनर तहत, बैनर कुछ और भी होगा आपके साथ में, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है कि आपने भारत के लगभग 10 से 15 राज्यों का पदयात्रा नहीं, की आपने टीम के साथ। जी जी, आप यात्रा की बात कर रहे जी। हैं। तो मैं बता दूं कि स्वस्थ भारत न्यास के तहत हम लोगों ने 2 बार यात्राएं की, स्वस्थ भारत यात्रा के नाम से ही। पहली यात्रा थी स्वस्थ बालिका स्वस्थ समाज टैगलाइन के साथ। उस समय हमने 21,000 किलोमीटर की यात्रा की और 29 राज्यों में हम गए पूरे भारत के, और ये 90 दिनों की यात्रा थी और अनवरत हम लोग गए। और इस दौरान हम लोगों ने तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा बालिकाओं से डायरेक्ट संवाद, यानी कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके बालिकाओं से उनके सेहत के बारे में हमने चर्चा की, और 400 से ज़्यादा बालिकाओं को हम लोगों ने गुडविल एम्बेसडर बनाया स्वस्थ बालिका स्वस्थ समाज का। दूसरी यात्रा जो हमारी हुई वो थी स्वस्थ भारत के 3 आयाम, जन औषधि, पोषण और आयुष्मान, यानी कि जेनरिक मेडिसिन, पोषण और आयुष्मान को लेकर के हम लोगों ने एक बार पुनः यात्रा की। यह भी यात्रा 21,000 किलोमीटर की थी और 90 दिनों तक लगातार चली। इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने पूरे देश में जन औषधि मित्रों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया, और वर्तमान समय में 7500 यानी 7,500 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र पूरे देश में संचालित है, जो कि सबसे पहले जेनरिक लाइए पैसा बचे कैंपेन जो हम लोगों ने 2012 में शुरू किया था, उसका असर अगर आज हम 2021 में देखें तो उस समय महज 50 भी जन औषधि केंद्र नहीं थे, जो आज बढ़ करके 7500 केंद्र हो चुके हैं। आशुतोष, आप चर्चा कर रहे हैं जेनरिक मेडिसिन का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी भी जो निचले स्तर पर जहाँ मेडिकल की जानकारी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ पे जानकारी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे अभी भी जेनरिक मेडिसिन जो शब्द है उसकी समझदारी मुझे ऐसा लगता है बहुत कम है। तो क्या आप उसकी समझदारी को बढ़ाने के लिए जेनरिक मेडिसिन पर विशेष बता सकते हैं क्या? बिल्कुल। जेनरिक मेडिसिन का सामान्य भाषा में यदि कहा जाए तो पेटेंट फ्री मेडिसिन इज कॉल्ड जेनरिक मेडिसिन, यानी कि वैसी दवाइयाँ जिन दवाइयों की पेटेंट अवधि समाप्त हो गई है वो जेनरिक कैटेगरी में आ जाती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, वो छोटा सा उदाहरण है कि यदि पैरासीटामोल एक सॉल्ट नेम है, एक दवा का नाम है, उसी का ब्रांड नेम क्रोसिन है, कालपोल है, मेटासिन है, इस तरह के तमाम नाम हैं। तो इसका अगर ब्रांड नेम के साथ जब इसका वो पेटेंट अवधि समाप्त हो जाएगा, पेटेंट की समय सीमा समाप्त हो जाएगी, तो देश की कोई भी फार्मा कंपनी पैरासीटामोल नाम से इस दवा को बना सकती है। तो इस तरह से देखा जाए वर्तमान में अगर हम देखें तो देश में 80 से 90% दवाइयाँ जेनरिक हो चुकी हैं, और हम जेनरिक ब्रांडेड दवाइयाँ खा रहे हैं, यानी कि जेनरिक दवाइयों को ही एज अ ब्रांड करके कंपनियां बेच रही हैं। इस दिशा में बहुत बड़े स्तर पे बदलाव करने की ज़रूरत है, और मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूँगा भी कि जेनरिक ब्रांडेड जितनी दवाइयाँ हैं उनकी एमआरपी को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समस्या है इसमें वो एमआरपी को लेकर के है। 2 रुपये की दवा 20 रुपये में बेची जा रही है, यानी कि अभी भी 2012 में सरकार का ही एक आंकड़ा आया था, सरकार ने ही कहा था कि 1100% तक का मुनाफा दवा कंपनियाँ ले रही हैं। तो सवाल यह है, सरकार जब यह जान रही है और सरकार के अंडर में ये सारी दवा कंपनियां आती हैं, तो उनकी एमआरपी क्यों नहीं तय की जा रही है? आशुतोष, ठीक है, ये अभी भी मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि जेनरिक के बारे में सरकार को जो कदम उठाना चाहिए, खासकर अवेयरनेस के लिए, कि पब्लिक जेनरिक मेडिसिन को समझे। मेरे जैसे लोग, मैं अगर दिल्ली एनसीआर में हूँ या बिहार के बड़े शहर में भी हूँ, अगर मैं एक मेडिसिन के दुकानदार से, एक शॉपकीपर से मैं बात करता हूँ तो वो कहता है कि जेनरिक मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो सरकार के लिए क्या उनके लिए मैंडेटरी है, ये थोड़ा समझा दें। और दूसरा एक बहुत बड़ी भ्रांतियाँ हैं जेनरिक मेडिसिन के बारे में, पब्लिक के बीच
भ्रांतियां पैदा की गई है कि जेनरिक मेडिसिन का काम नहीं करती, असर कम और होता वो मेडिसिन से कम है। तो इन सब भ्रांतियों को, मैं भ्रांतियां इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा है मार्केट में। जी, बिल्कुल, क्या ये बिल्कुल। सच है? अगर सच है तो उस भ्रांतियों को आप दूर करें। जी बिल्कुल। जेनरिक को लेकर के बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, जैसा कि आपने कहा भी, लोगों को लगता है कि इसकी एफिकेसी कम है, गुणवत्ता इसकी कम है। दरअसल समझने वाली बात यह है कि कोई भी दवा कंपनी पहले दवा बनाती है, उसके बाद उसकी ब्रांडिंग करती है। तो हमें दवा की ज़रूरत है, न कि ब्रांड की ज़रूरत है। मैं ये लगातार कहते आया हूँ और लगातार कह भी रहा हूँ। तो इसलिए जहाँ तक जेनरिक दवाइयों का प्रश्न है, तो हमें जेनरिक और ब्रांड के चक्कर में ना पड़ के हमें सिंपल सामान्य तौर से ये सोचना चाहिए कि हमें दवा मिले, वो दवा सस्ती हो और वो दवा गुणवत्ता युक्त हो। और तो सस्ती और गुणवत्ता युक्त दवा होने और देने और दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है, मैं कह रहा हूँ। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि लोगों को और आप दुकानदार से जाकर के मांगते हैं, वो नहीं देता, मैंडेटरी करने की का सवाल है, तो मुझे तो लगता है कि जब 7500 जन औषधि केंद्र इस देश में सस्टेन कर गए इतनी कम कीमतों पे, आपको जान के हैरानी होगी कि वहाँ पे पैरासीटामॉल जो जन औषधि केंद्र है भारत सरकार द्वारा ही जो चलाए जा रहे हैं, उन केंद्रों पे 10 रुपये में 10 टैबलेट 15 टैबलेट मिल जाते हैं, और उसी की कीमत ब्रांडेड किसी और दुकान पे जाते हैं तो वो 25 रुपये में मिलते हैं। तो जब इतनी कीमत को कम करके इतने दुकान सस्टेन कर रहे हैं, तो बाकी दुकानों को भी जन औषधि केंद्र में क्यों नहीं बदला जा रहा है? या तो एमआरपी रिड्यूस किया जाए, और नहीं तो सभी दुकानों को जन औषधि केंद्र बनाया जाए, और नहीं तो जन औषधि की दवाइयों को, कम से कम एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की दवाइयों को सभी दुकानदारों को रखने के लिए अनिवार्य किया जाए कि उन्हें रखना ही रखना है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं ये जानना चाह रहा था आपके माध्यम से और अपने पब्लिक को बताना चाह रहा था कि एक मेडिसिन काउंटर पर जब आप जाते हैं तो आपका एक अधिकार है जानने का कि ये कंपोजिशन है एक मेडिसिन का, उस कंपोजिशन में कौन कौन से कंपनियों का मेडिसिन अवेलेबल है, उसका रेट क्या है, क्या उसका जेनरिक अवेलेबल है या नहीं है। तो इसका कोई सिस्टम भारत सरकार ने बनाया है कि हम ऑनलाइन या कुछ इस तरह से हम कॉल करें तो हमें जानकारी मिल जाए कि इस कंपोजिशन का जेनरिक अवेलेबल है या नहीं है? ऐसा कुछ सिस्टम है क्या? नहीं, कोई भी मेडिसिन आप प्लेयर हैं, अभी के समय में बहुत टेक्निकल फ्रेंडली और टेक्नो फ्रेंडली नीचे के लोग भी, हमारे युवा साथी भी हो गए हैं। तो किसी भी दवा को यदि ले रहे हैं तो उसका जेनरिक नेम अगर उन्हें जानना है, तो अगर एक बार वो गूगल करेंगे तो बहुत से अभी ऐप आ गए हैं। मैं किसी कंपनी के ऐप का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, भारत सरकार के द्वारा भी इस तरह के ऐप आए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का भी अपना एक ऐप आया हुआ है, उस ऐप पे भी इस तरह की जानकारी है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, गूगल पे एक थोड़ा सा उस मेडिसिन का नाम और मेडिसिन का जो ब्रांड नेम है उसके नीचे उसका सॉल्ट नेम, कंपोजिशन जिसकी बात आप कर रहे हैं वो लिखा होता है, उस कंपोजिशन को यदि आप डालेंगे तो रेट और तमाम चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएगी। कंपैरिजन भी आपको मिल जाएगा कि किस कंपनी की दवा की कीमत कितनी है। जैसे अगर कोई कैंसर की दवा है तो हो सकता है कि एक कंपनी उसी को 20,000 रुपये में दे रही हो और जो दूसरी कंपनी है उसको 5,000 रुपये में दे रही हो, तो आपके पास 5,000 रुपये का भी लेने का विकल्प है। तो लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये सारी सूची इंटरनेट पे उपलब्ध है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा सभी को इसके लिए। अब भ्रांतियों पे बात करते हैं, जी। थोड़ी सी भ्रांतियों को हटाएंगे। नहीं, तो भ्रांति का जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जेनरिक मेडिसिन को लेकर के जो भ्रांतियाँ हैं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो दवा दुकान पे दवाइयाँ जो बिक रही हैं, हम मान के चल रहे हैं कि वो सही है। इसलिए हम मान के चल रहे हैं वो सही है क्योंकि जो दुकान है वो लाइसेंस लिए हुए है, सरकार ने उसको लाइसेंस दिया हुआ है। गलत दवाई यदि बेचेगा तो उसके लिए उसको जेल जाने का पूरा प्रावधान किया गया है। उसकी दवाइयों की चेकिंग करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर को जिला में नियुक्त किया गया है। तो इसलिए हम जो दवा ले रहे हैं दवा सही है, पहली बात तो ये हम मान के चले। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि कुछ क्रिमिनल माइंडेड लोग डुप्लीकेट दवा आपको दे दें, तो डुप्लीकेसी अपने आप में एक अपवाद है और क्रिमिनल मामला है, तो इसमें भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दवा हम इस रूप में लें, जेनरिक और ब्रांडेड में के चक्कर में ना फंसे। हम यह ध्यान दें कि जो दवा, जिस कंपनी की दवा हमें सस्ती मिल रही है सेम कंपोजिशन की, उसका हम सेवन करें ताकि आर्थिक रूप से हम एक तरह से स्वस्थ हो सके, क्योंकि आर्थिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। जी सर, एक और सवाल इसी से संबंधित, चूँकि हम बहुत बड़ा विस्तार है ये मेडिसिन का और इस पर हमें चर्चा करना चाहिए ताकि मेरे वो दर्शक जो गांव में बैठे हैं और दवाई को
दवाई के रूप में देखना चाहते हैं तो उनको जानकारी हो जाए। आज सबसे बड़ी समस्याएं हैं डॉक्टर के पर्ची पे। सरकार ने तो कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दे दिया है कि आपको सॉल्ट का नाम लिखना है, प्लस कैपिटल लेटर में लिखना है, जो सब पढ़ सके। आप अपने पर्ची पर जो भी मेडिसिन का नाम लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में होगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो पब्लिक का क्या अधिकार बनता है, और पब्लिक उन चीज़ों को जान पाए, डॉक्टर से उन चीज़ों पर बात कर सके, उसके लिए आप कैसे अवेयर करेंगे इनको? जी बिल्कुल, हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया है, नो योर मेडिसिन, नो योर डॉक्टर, नो योर फार्मासिस्ट। ये सारे कैंपेन पब्लिक के इन्हीं तरह के सवालों के जवाब देने के लिए हम लोगों ने स्वस्थ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत न्यास द्वारा शुरू किया है। तो मैं इसमें बता दूं कि पब्लिक को सबसे पहले वोकल होना पड़ेगा। पब्लिक जब एक डॉक्टर के पास, अगर हम एक मरीज हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हमारी अपनी क्या तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास पहले का अगर कोई भी पर्चा हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसको मेडिकल हिस्ट्री बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, उसको ले करके जाने की ज़रूरत है डॉक्टर के पास। दूसरी बात कि हमें जो बीमारी है उसको ठीक से समझ के खुद भी कि हमें जा करके डॉक्टर को क्या क्या बताना है उसका पॉइंटर नोट करके ले जाना चाहिए, अगर एक बार बताने में दिक्कत है तो, ताकि डॉक्टर ठीक से समझ सके कि आपको कब कब किस तरह की समस्याएं आती है, ताकि वो ठीक से डायग्नोस करे और ठीक से दवाई लिखे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपने कही कि जब हम दुकानदार के पास जाते हैं और दवा जब लेते हैं तो उस समय क्या कहें, किस तरह का कोई है क्या कि, और नहीं, एक और सवाल अपने का, एक और सवाल था कि डॉक्टर कैपिटल लेटर में लिखें। हाँ, तो डॉक्टरों को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए एडवाइस दिया गया है कि आप लिख सकते हैं, लिखें, मतलब मस्ट भी नहीं है ओके, कि लिखना ही है, नहीं है, लिख सकते हैं, लिखना चाहिए। इट्स ऑन यू, यह आपके ऊपर है, यह एक आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो जब तक सरकार इसको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं ले आएगी तब तक जो आप चाह रहे हैं उस तरह से स्थिति बदलने वाली नहीं है, पहली बात। लेकिन इन सब के बीच में हम युवा, हम, आप और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, वो चाहे तो इसमें बदलाव आ सकता है, क्योंकि आप अंतिम जो उपभोक्ता कौन है, आप हैं। कंज्यूमर कौन है, आप हैं। सेवा कौन ले रहा है, आप ले रहे हैं। सेवा कौन दे रहा है, वो डॉक्टर और अस्पताल सेवा प्रदाता है। तो जो सेवा प्रदाता है उससे कहीं बड़ा होता है सेवा लेने वाला, क्योंकि पैसा फाइनली आप पे कर रहे हैं। तो जब पैसा आप पे कर रहे हैं तो आपके पास बहुत से राइट्स हैं, और आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब आपने जो दवा लिखी है इसका जेनरिक नेम भी लिख दीजिए। तो अगर आप कहेंगे तो वो मना नहीं करेंगे डॉक्टर साहब। इसके लिए लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, झगड़ा नहीं करना है, बिल्कुल प्यार से एक गुड रिलेशनशिप में डॉक्टर और पेशेंट का जो संवाद है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गूगल पे आपने थोड़ा सा सर्च किया, थोड़ी सी जानकारी आपको हो गई और आप डॉक्टर को उसके बिहाफ पे कुछ बोले, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत पढ़ाई की है और उसके पास अपनी बहुत समझ है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि किताबों में नहीं है, उसने एक्सपीरियंस से हासिल किया है। तो इसलिए आप उसको काउंटर नहीं कर सकते हैं। उसको कैसे, उसका सहयोग, उसको सहयोग करें और उसका सहयोग ले, मैक्सिमम सहयोग उनका ले सकते हैं। उनका सहयोग ले। इस दिशा में हम अपने व्यवहार के माध्यम से इन चीज़ों को बदल सकते हैं और अच्छी सेवाएं ले सकते हैं, ये मुझे कहना है। आशुतोष, मैं कोशिश जो मेरा जो टारगेट था मैं पब्लिक को बताने में शायद कामयाब हो चुका हूँ, लेकिन जी, एक सवाल आपके साथ में और जुड़ता जा रहा है। अब इतने जानकार होने के बाद गांव के वो इंड यूजर जो मेडिसिन के हैं या फिर जो स्वास्थ्य से संबंधित अवेयरनेस चाहते हैं, वो आपसे जुड़ना चाहेंगे, स्वस्थ भारत अभियान के साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, तो आप जरा स्वस्थ भारत अभियान, स्वस्थ भारत न्यास के डिटेल को करते हुए इसको हमारी बातचीत को समाप्त करेंगे। लेकिन आपके साथ लोग कैसे जुड़ सकते हैं, इस पर विस्तार से आप कीजिए। मैं अकेला आपको छोड़कर जा रहा हूँ। जी उमाशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपने अपने दर्शकों से प्रत्यक्ष रूप से संवाद करने का मुझे मौका दिया। तो मैं सीधे अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने स्वस्थ भारत अभियान जो 2012 में शुरू किया, उसके बाद हम लोगों ने एक वेबसाइट भी बनाई। 2014 में स्वस्थ भारत .in करके एक वेबसाइट बनाई, जो कि स्वस्थ भारत मीडिया के अंतर्गत अभी संचालित हो रही है। तो स्वस्थ भारत .in जब आप गूगल करेंगे तो पूरी वेबसाइट पे एक तो आपको स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ मिलेंगी और दूसरी हमारा संपर्क सूत्र भी वहाँ पे मिलेगा।
उसके अलावा हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशनल जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो swasthbharat.org.in पे जाकर के आप हमारे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को भी समझ सकते हैं। यदि आप सोशल मीडिया पे हैं तो फेसबुक पे स्वस्थ भारत अभियान यदि आप टाइप करेंगे तो स्वस्थ भारत अभियान का पेज है, स्वस्थ भारत ट्रस्ट का पेज है। यदि आप यूट्यूब पे जाना चाहते हैं तो स्वस्थ भारत टीवी का ऑलरेडी यूट्यूब पे भी हमारे पास है, वहाँ पे भी बहुत सी जानकारियाँ हैं। डॉक्टरों से हम लोगों ने बातचीत किया है और जो यात्रा की बहुत सी क्लिपिंग्स हैं जिसको देख करके आपको स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिलेगा। तो एक तरह से समझिए कि आज तकनीक का युग है और तकनीक के सभी माध्यमों पे, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, सभी जगहों पे स्वस्थ भारत उपलब्ध है। तो हमसे जुड़ने में कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी इस वीडियो को और इस संदेश को और इस बातचीत को जो देख रहे हैं आप लोग, मीडिया मेंज के इस जो यूट्यूब चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं वहाँ पे जा कर के आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो संपर्क के लिए तो सोचना ही नहीं है, मेरा अपना फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी आप आकर के आशुतोष कुमार सिंह के पेज पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ओपन प्लेटफॉर्म है और आशुतोष कुमार सिंह ओपन है, ओपन टू ऑल है, सबके लिए है और सबका है। और यह जो अभियान है वह भी हमारा नहीं है, हम सबका है, क्योंकि हम सबके कारण ही यह अभियान इतना बड़ा हो पाया है कि हम लोगों ने जो सोचा 2012 में उसको भारत सरकार भी अंगीकृत किया है, भारत सरकार उस दिशा में काम कर रही है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन यह जो ज़रूरत है वो तब पूरा होगा जब हम सभी मिल कर के इस दिशा में काम करेंगे। क्योंकि आज जो कोविड का सिचुएशन है और कोरोना का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से यदि हमें उबरना है तो स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक होना ही होगा और कोई उपाय नहीं है। हम सबको एक तरह से देखा जाए तो पूरे देश में हनुमानों की कमी नहीं है, हम सबको जामवंत बनने की ज़रूरत है और जामवंतों को ढूंढने की ज़रूरत है ताकि हमारे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान, निदान मिल सके और हम खुद जागरूक बने और दूसरों को जागरूक बना सकें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उमाशंकर जी को और मेंस टीम को। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।